प्रिमिटिव बैम्बू शावर। नांदेड़ में सुशांत और माधुरी की नई नई शादी हुई थी। सुशांत सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। जब वो ऑफिस चला जाता था तो माधुरी अकेली घर में रहती थी। एक दिन पड़ोसी मुन्नी उनके घर आई। हाय, हेलो, मेरा नाम मुन्नी है। मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना। तो मुन्नी जाकर अंदर बैठ गई। मेरे पति भी सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजर का काम करते हैं। मैंने सुना है कि आपके पति असिस्टेंट मैनेजर हैं। आपके पति और मेरे पति साथ साथ काम करते हैं। जी हाँ, बता रहे थे, हम दोनों आके आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन ये घर अब तक सेट नहीं हुआ, इसीलिए हम आ नहीं पाए। हाँ हाँ, नया नया घर बसा रहे हो ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। सुना है आपकी अभी अभी शादी हुई है, सब ठीक ठाक है ना? वैसे शादी के बाद आप हनीमून कहाँ गए? मेरे पति तो मुझे शिमला ले गए। वाह, बहुत बढ़िया जगह है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। हम लोगों ने खूब मजे किए वहाँ पर। आप दोनों कहाँ गए? हम कहीं नहीं जा पाए। मेरे पति के दफ्तर से बुलावा आया कि अर्जेंट चले आओ, तो हम यहाँ पर चले आए। अच्छा, पर शादी जब नई नई हुई हो तो ऐसे शौक पूरे कर लेने चाहिए। बाद में ये शौक जिंदगी में कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं अपने पति से कहती हूँ कि तुम्हारे पति को वो छुट्टी दे दे, दोनों खुशी खुशी जाओ और 4 दिन एंजॉय करके आना। कहकर अपने पति को फोन किया। क्यों जी, आप क्या कर रहे हो? और क्या करूंगा, ऑफिस में फाइल के पन्ने पलट रहा हूँ बस। क्यों, तुम्हारे घर का काम पूरा हो गया? अब तुमने फोन क्यों किया? घर का काम तो पूरा हो गया। मैंने आपके लिए खाना पैक करके भी भेज दिया है। अभी मैंने आपको फोन इसलिए लगाया कि हमारे पड़ोस में रहते हैं ना वो सुशांत और माधुरी। अरे उन्हें क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई है। इतने में उनको क्या तकलीफ हो गई? वैसे तुम अभी से उनके दुख सुख जानने के काम में लग गई हो। बस, आप हमेशा यूं ही मजाक करते रहते हो। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। आपको हमारा हनीमून याद है ना? अरे याद क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। क्यों, दोबारा जाना चाहती हो? अरे ये मजाक छोड़ो। मैंने सुना है कि माधुरी और सुशांत अब तक हनीमून में नहीं गए। आप अगर सुशांत को छुट्टी दे दोगे तो वो दोनों खुशी खुशी हनीमून चले जाएंगे। बस इतनी सी बात, मैं अभी उसे छुट्टी दे देता हूँ। तुम सिफारिश करो और मैं छुट्टी ना दूं, ऐसा कभी हो सकता है? क्यों, लगे हाथ हम भी जाएं? हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे, पहले उन्हें तो भेजो। तब भूपति ने सुशांत को बुलवाया। क्यों भाई सुशांत, मैंने सुना है कि तुम हनीमून में नहीं गए अब तक। अरे मेरी पत्नी और तुम्हारी पत्नी दोस्त बन गई हैं। मेरे पत्नी ने सिफारिश किया है कि तुम्हें छुट्टी दे दूं, तुम जाओ और 4 दिन मौज करके आओ। ये सुनकर सुशांत शर्माने लगा। शाम को घर लौटकर सुशांत, अरे माधुरी ने हमारे मैनेजर की पत्नी से क्या कहा? मेरे बॉस ने मुझे 4 दिन की छुट्टी दी है, चलो चलो कल हम हनीमून चलते हैं। कहकर अपने पत्नी को लेकर एक जंगल में हनीमून के लिए गया। वहाँ पर नेचर हट्स को दिखाते हुए सुशांत, क्यों माधुरी, हमारा फॉरेस्ट ट्रिप कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें पसंद आया इस वाइल्ड फॉरेस्ट में अपना हनीमून? कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा लगा ना? अरे कहाँ अच्छा लगेगा, मुझे तो डर लग रहा है। हमेशा यही डर लगा रहता है, पता नहीं जंगल में न जाने कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए। मैं तो कांप रही हूँ थर थर। अरे तुम डरती क्यों हो? मैं हूँ ना। तुम जाकर तैयार हो जाओ, यूं जंगल में आराम से घूम कर आते हैं। अरे पर यहाँ पानी नहीं है, ना ही शावर है, कैसे नहाऊंगी मैं? अरे ये फॉरेस्ट हट्स हैं, यहाँ पर नजदीकी कोई नदी होगी, वहाँ जाकर नहाना होगा। यहाँ अलग से बाथरूम और शावर्स नहीं होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे ये जंगल वंगल पसंद नहीं है। हम भी मजे से शिमला जा सकते थे, हम अपना हनीमून वहाँ सेलिब्रेट कर सकते थे ना। आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं? पता नहीं आप पर ये जंगल का भूत क्यों सवार है।
और ठीक है, अब तुम्हें नहाने के लिए यहाँ शवर चाहिए, यही ना? वैसे इस जंगल में शवर चाहिए हो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी लगाता हूँ, दिमाग लगाकर झट से तुम्हारे लिए शवर तैयार करता हूँ। अच्छा, दिमाग होगा, मगर ऐसे जंगल में तुम शावर कहाँ से तैयार करोगे? अब अपनी पत्नी के सामने नंबर ना बनाओ। आपके पास अलादीन का चिराग है क्या कि उसे रगड़ा और आपने उसे हुक्म दे दिया? बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? ए बेबी, जस्ट वेट, तुम देखती रहो, शवर तैयार करता हूँ, कहकर जंगल में जाकर 2 बड़े बड़े बांस के पेड़ को काटकर अपने हट के सामने उन दोनों बैम्बुओं को गाढ़ा और उनमें से शवर आने का प्रबंध किया। ये देखकर माधुरी हैरान हो गई। क्यों बेबी, बोलती बंद हो गई? कैसा लगा मेरा बैम्बू शवर? अच्छा लगा? चलो कम ऑन, बारिश में भीगने की तरह भीग कर नहाते हैं, चलो, कहकर उसे शवर के नीचे खींचा। अरे वाह, आप तो ग्रेट हो, पत्नी की फरमाइश पूरी करते हो। भगवान, जंगल में शवर तो तैयार कर दिया, फिर इसी बहाने आसमान से तारे तोड़कर लाने के लिए ना कहना, मैं तोड़कर नहीं ला सकता, कहकर मजाक किया। फिर दोनों वहां पर खूब मौज करने लगे। उसके बाद दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। अमीर वर्सेस गरीब की जिंदगी, गोल्डन हाउस वर्सेस झोपड़ी। 100 करोड़ की लॉटरी जीतकर वरुण तेज अपने पुराने घर को तोड़-फोड़ कर नया घर बनाया। ये देखकर उसका पड़ोसी विनायक राव, क्यों भाई वरुण तेज, इतने बढ़िया घर को क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? ये क्या सोच? अरे चीप फेलो, मैं तुम जैसा गरीब थोड़ी ना हूँ, 100 करोड़ का आसामी हूँ, मैं जो जी में आया कर सकता हूँ। वैसे इसे सोने का घर क्यों कह रहे हो? पगले, सचमुच के सोने का घर बनाने जा रहा हूँ, चाहो तो कल जब घर बन जाएगा आकर देख लेना। अरे यार, तू भी हमारे जैसे ऑटो चलाता था, अब लॉटरी लग गया है तो पांव जमीन पर नहीं टिकते। अरे सुन भिखारियों के सरताज, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं अब जमींदार हूँ। हमारे दादाजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे पिताजी ने यूं लॉटरी और रेस में पैसे गवाकर देखो तुम जैसे लोगों के बीच में जीना पड़ रहा है। इस गरीबी से दूर हटने के लिए ही मैं दिन रात ऑटो चलाता था और ये लॉटरी टिकट खरीदता था। मेरी किस्मत अच्छी रही जो मुझे 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब देखते जाओ, सारा घर सोने का बना रहा हूँ। जब घर पूरा हो जाए तो अपने परिवार के साथ आकर खूब खाकर जाना। वैसे भी अच्छा भोजन तुम्हारे नसीब में कहाँ है? कहकर हंसते हुए चला गया। यूं कुछ समय बाद वरुण तेज ने अपने घर को गोल्डन हाउस में बदल दिया। ये देखकर लोग आपस में यूं बात करने लगे, अरे यार, क्या घर है, ये कोई साधारण घर नहीं है। जहाँ देखो सोने का सोफा, सोने की कुर्सियाँ, टेबल, आईना। अरे यार, इसने तो कमाल का घर बना दिया। और तो और बाथरूम में सोने का कमोड भी है। मैंने तो ऐसा सोने का कमोड जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन कोई सोने के कमोड में जाएगा क्या? भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। भाई सोने की तो पूजा करनी चाहिए। यूं बातें करते हुए जा रहे थे तो ये सब सुनकर विनायक राव को उस घर को देखने की इच्छा जाग उठी। बर्तन मांज रही अपनी पत्नी सुजाता और कपड़े धो रहे बच्चों के पास जाकर, अरे ये क्या, यूं बर्तन मांजते हुए और कपड़े धोते हुए बैठे रहोगे क्या? चलो चलो, हम भी जाकर उस सोने के घर को देख कर आते हैं। कहते हैं उसे देखते ही आंखें चौंधिया जाएंगी। तब उसकी पत्नी सुजाता, वहाँ जाने की क्या जरूरत है जी, वैसे ही वो वरुण तेज मुंहफट है, ऊपर से उसके पास पैसे आ गए हैं, अब तो और भी बोलेगा। क्या जरूरत है उससे मुंह लगने की? हमारे पास जो भी है उसी में रूखा सूखा खाकर घर में ही पड़े रहते हैं। अब अगर उस घर को ना देखा तो क्या नुकसान होने वाला है? अरे भगवान, एक इंसान को सब कुछ देखना चाहिए और जानना भी चाहिए, नहीं तो कुएं की मेंढक की तरह यहीं का यहीं रह जाएंगे। चलो चलो, तैयार हो जाओ, एक बार जाकर देख कर आते हैं। उसके पत्नी सुजाता और बच्चे महेश, सुरेश और पिंकी सब तैयार होकर आए। उन्हें ले जाते हुए विनायक राव, चलो चलो जल्दी करो, कहकर जाने लगे। यूं तेजी से जा रहे विनायक राव को गेट के पास ही सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। ए, तुम लोग कौन हो? इनविटेशन कहाँ है? बिना इनविटेशन के अंदर जाने नहीं देंगे। अरे भैया, तुम्हारे मालिक और मैं साथ साथ ऑटो स्टैंड में ऑटो चलाते थे। तुम्हारे मालिक से ज्यादा सवारी मैं लेके जाता था।
तुम्हारे मालिक मेरे पास आकर गिड़गिड़ाता था, कहता था भैया भैया अगली सवारी मैं लेके जाता हूँ प्लीज। मैं भी ठीक है ले जाओ कहकर उसे छोड़ देता था। अब उन्हीं पैसों से तुम्हारा मालिक इतना बड़ा आदमी बना है। क्या हमारे मालिक ऑटो ड्राइवर था? हमने तो कह दिया किसी और से ये बात ना कहना, किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे मुंह तोड़ देंगे। देखने में काफी गरीब दिखते हो, ऊपर से परिवार के साथ आए हो। भूख लगी हो तो कहो, वो देखो वहाँ पे खाना परोसा जा रहा है, मैं तुम्हें चुपचाप भेज देता हूँ, वहाँ जाकर खा लेना। लेकिन झूठ ना बोलो कि तुम मालिक को जानते हो वगैरह वगैरह। यूँ कहने लगा। इसीलिए कहती थी कि मैं नहीं आऊंगी, पर तुम सुनते कहाँ, जबरदस्ती करने लगे। मैं जाती हूँ कहकर अपने बेटे को लेकर जाने लगी। पर विनायक राव अपने बाकी दोनों बच्चों को अपने साथ रखकर सिक्योरिटी वाले से, ठीक है यार मान लो मैंने झूठ बोला, हमें वहाँ खाने तक तो पहुँचा दो। तुमने कहा था ना कि चोरी छुपे भेज दोगे। ये हुई ना बात, जाओ वहाँ उस तरफ जाकर चुपचाप खा लो। बच्चों पेट भर कर खाना, बहुत सारे आइटम्स हैं, कहकर अंदर भेजा। विनायक राव बच्चों को खाने की ओर ना ले जाते हुए दूसरी ओर ले जाने लगा तो उसका बेटा रवि, पापू खाना उस तरफ है। अरे खाने को मारो गोली, सुना है अंदर सोने का सोफा, सोने की कुर्सियां वगैरह हैं। आखिरकार बाथरूम भी सोने का बना हुआ है, पहले उसे देखकर आते हैं, चलो। कहकर चुपके से उस सोने के घर के अंदर पांव रखा। वहाँ के सोने के सोफे, कुर्सियां, बाथरूम सबको दांतों तले उंगली दबाते हुए देख रहा था कि वरुण तेज उन्हीं के पीछे आकर खड़ा हुआ और डर्टी फेलोस, कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? यहाँ तुम जैसे घटिया लोगों को नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी इन्हें बाहर निकालो, कहकर हुक्म देने लगा तो विनायक राव विनती करने लगा। अरे यार वरुण, मैं हूँ यार विनायक राव, तेरे साथ ऑटो चलाता था, बच्चों के साथ तेरे इस गोल्डन हाउस को देखने आया था। चलो हम ही चले जाएंगे, यूँ सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी कौन है जिसने इन गरीबों को अंदर भेजा है? पहले इनको धक्के मारकर बाहर निकालो। कहते ही सिक्योरिटी वाले आए। विनायक राव और उसके बच्चों को खींचकर बाहर जाकर धकेल दिया। बाहर आकर विनायक राव, अरे सुनो बच्चों, अपनी माँ से ये सब बातें ना कहना, वो बेचारी दुखी हो जाएगी, कहकर उन्हें घर ले गया। उस रात को एक जबरदस्त भूकंप आया और वरुण तेज का गोल्डन हाउस एकदम टूट फूट कर जमीन के अंदर दब गया। रहने को घर नहीं था तो वो विनायक राव के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। अरे वरुण जी आइए आइए, ये छोटी सी झोपड़ी है पर आपको सर छिपाने के लिए जगह जरूर मिलेगा, कहकर उसे अंदर ले गया। विनायक भाई, पैसों के घमंड में जो मुंह में आया मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कह दिया, मुझे माफ कर दो विनायक भाई। पर यूं मुसीबत के समय पर अपने दिल में कोई मलाल ना रखते हुए आपने हमें अपने घर में आने दिया, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानता रहूंगा, कहकर उसकी आंखें भर आईं। अरे दुखी ना हो यार, कहकर उसे दिलासा देने लगा।